हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 2 को। इससे पहले मैं पार्ट 1 कंप्लीट करा चुका हूँ, लेसन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग लेसन 2 की तरफ बढ़ेंगे और इस लेसन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। मतलब अब ये होता क्या है, 2 चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है, ये हम लोग जब आगे चल करके पढ़ेंगे तो हम लोग एक एक करके जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी फिलहाल के लिए बस आप ये जान लो कि इससे पहले जो मैं पार्ट कराया था पॉलिनॉमल्स का, बहुपद वाले पार्ट में मैं आप लोगों को बताया था एक बहुपद कैसा बनता है करके। तो वहां पर हम लोगों ने केवल एक ही चर के बारे में पढ़ा था। वो पूरा चाहे कोई सा भी पद रहता था वहां पर केवल x ही आता था या y रहता था तो y ही आता था। लेकिन यहां पर 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बोल रहा है, इसका मतलब यहां पर x भी रहेगा y भी रहेगा। मतलब 2 अलग अलग चर आपको दिखाई देंगे। मतलब कुछ इस प्रकार से देखो, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। इसमें आपको एक x दिखाई दे रहा है, एक y दिखाई दे रहा है। ये जो चर हैं इन्हीं के मतलब 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बोल रहे हैं। मतलब ये एक समीकरण है, ये देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। अब ये 2 चरों वाला क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहां पर x है और y है। अब आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें आपको 2 ठो चर देखने को मिलेगा, x भी देखने को मिलेगा और y भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इस अध्याय को हम लोग 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बोल रहे हैं, ठीक है। एकदम आसान है। इससे पहले भी हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं बहुपद वाला वो भी बिल्कुल आसान ही था और ये भी बिल्कुल आसान होने वाला है, ठीक है। बस बात यहाँ पर एक छोटी सी है कि अभी तक जो हम लोग बहुपद पढ़े या इसके बाद जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण, तो वहां पर क्या होगा, जैसे ऐसे रहता था 3 ऐसा रहता था तो x² + 2x, यहां पर देखिए ये भी x ये भी x ऐसा रहता था। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा तो एक ही प्रकार का आपको चर देखने को मिलता था। लेकिन अब जो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण से मतलब क्या है कि यहां पर 2 ठो आपको चर देखने को मिलेगा। बस सीधा सा बात यही है यहाँ पर। मतलब 100 बात की एक बात यदि बोला जाए तो आप यदि एग्जाम में ऐसे 2 चीज देखते हो, x y या a b अलग अलग कोई भी चीज हो सकता है, बस 2 अलग चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 चीज जब आप देखते हो तो समझ जाओ कि वो अध्याय 2 का क्वेश्चन है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड प्रश्नावली देखते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं आसान तरीके से, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो इस पूरे पाठ में केवल आपको एक बात याद रखना है अच्छे से कि 2 चरों का रैखिक समीकरण वो जाने दो, 2 चर आपको केवल x और y ध्यान रखना है। 2 चर बोल रहा है मतलब 2 ठो चर होंगे, x और y ही होगा, 2 ठो अलग अलग टाइप का। बस इतना बात आपको याद रखना है। और दूसरी बात ये है कि ये वीडियो थोड़ी सी देर आ रही है, थोड़ी सी लेट आ रही है आपकी ये वाली वीडियो, क्योंकि अभी मेरा एग्जाम चल रहा था, इस वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। लेकिन अब हमेशा मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आप लोगों को एक नया वीडियो अपलोड कर सकूं। तो वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे लेक्चर मिलता रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 से। तो इस अध्याय का जो प्रश्नावली 1 है बहुत आसान है। इसमें आपको केवल समीकरण बनाना है, कुछ भी चीज दे सकता है आपको। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा आपको कोई भी चीज देगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, केवल समीकरण बनाना है। इस प्रश्नावली में आप केवल समीकरण बनाना सीखेंगे कि समीकरण कैसे बनता है करके। क्वेश्चन लगाता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर, फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो तो इस अध्याय का जो प्रश्न पहला है उसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है एक ठो, इसलिए बढ़िया से हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे इसका समीकरण बनाया जाता है। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान। मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, फिर आपसे हर क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। बस आप लोगों को ये करना है कि इसमें 2 ऐसी चीजों को, कोई भी क्वेश्चन रहे, 2 अलग अलग चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, 2 ठो अलग अलग आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन सा ऐसा चीज है जो 2 ठो आपको अलग दिखाई दे रहा है, बस फिर समीकरण आपका बन जाएगा। कैसे, देखो
सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने, एक कोई स्कूल है, ठीक है, उसके जो पीटीआई सर होते हैं ना, जो कोच होते हैं क्रिकेट के, ठीक है, जो क्रिकेट खेलना सिखाते हैं, वो है समझ लीजिए, वो क्या किए, एक दुकान में गए, कोई भी स्पोर्ट्स वाले दुकान पे गए और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, 3 बैट लिए और 6 गेंदे लिए और उन्होंने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 3900 रुपए, 3900 रुपए उन्होंने पेड किया। ठीक बात है, इतना समझ में आया? बस इसको पार्ट पार्ट में आपको पढ़ना है, अलग अलग। सबसे पहले ऊपर वाले लाइन को पकड़ते हैं, उसके बाद नीचे वाले लाइन को पकड़ते हैं। पता है ना आपको, 2 समीकरण हर चीज में, हर जितने भी क्वेश्चन आएंगे अभी आपके सामने, सभी में 2 समीकरण आपका बनेगा। जैसा कि मैं एग्जाम्पल में बताया था, बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है, 2 समीकरण बनाना है और उसके लिए आप एक एक लाइन को पढ़ो, गैप गैप करके पढ़ो, छोटा छोटा पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, क्या बोल रहा है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले, 3 ठो बैट लिया है और 6 ठो क्या लिया है, गेंद लिया है, और कितना दिया दुकानदार को पैसा? 3900 रुपए उन्होंने दिया दुकानदार को। ठीक बात है, इतना समझ में आया? पहले इतने को हल करते हैं, बाकी को बाद में देखते हैं। ठीक है, एकदम आसान तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है, समझ जाओ, फिर धीरे धीरे आप फटाफट करने लग जाओगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, देखिए, 3 बल्ले और 6 गेंदे। ठीक बात है भाई। अब इसमें मेरे को ये बताओ कि आपको 2 अलग चीजें क्या समझ में आई? जाहिर सी बात है कि 3 बल्ले, बैट एक अलग चीज होता है, बॉल एक अलग चीज होता है। तो जाहिर सी बात है यहां क्या समझ में आ रहा है कि 3 बैट हैं और 6 गेंदे हैं। 2 अलग अलग चीज क्या हो गई? बैट है और बॉल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि ये जो बल्ला है, ठीक है ना, या जो बैट है, इसको आप मान लेना x। ठीक है, शुरू वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, x, और बाद वाले को क्या मान लेते हैं, y। बात हो गया खत्म। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है, बस एकदम आसान तरीके से। देखो कैसे, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने क्या किया, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच जो आपको क्रिकेट खेलना सिखाते हैं, ठीक है, वो क्या किए, एक दुकान में गए और क्या किया उन्होंने, 3 बल्ले लिए और 6 गेंदें ली। क्या किया उन्होंने, दुकानदार के पास गया और बोला, भाई मेरे को 3 बैट दे दो और 6 ठो क्या दे दो, गेंद दे दो। दुकानदार क्या बोला कि ठीक है भाई, मैं दे तो दूंगा, आपको 3900 रुपए मेरे को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो, पहला चीज, कि हर क्वेश्चन में 2 समीकरण आपके बनने हैं। 100 बात की एक बात, 2 समीकरण, और 2 समीकरण इसी क्वेश्चन में छिपे हुए हैं कहीं ना कहीं पर, हमको उसको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ऊपर का एक लाइन पढ़ो, फिर दूसरे लाइन को पढ़ेंगे हम लोग, और दूसरे से एक और समीकरण बनेगा। मतलब ऊपर वाले से एक समीकरण बनेगा और नीचे वाले से एक समीकरण बनेगा। ठीक है, परेशान होने का कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ, फिर फटाफट आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, देखो कैसे। तो सबसे पहले ऊपर का एक लाइन पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्रिकेट कोच गया दुकानदार के पास और 3 ठो बैट लिया और 6 ठो गेंद लिया, दुकानदार को दिया उन्होंने 3900 रुपए। ठीक है भाई, समझ में आ गया हमको। अब आपको इसमें ढूंढना है कि 2 अलग चीजें क्या है, क्या लिया उन्होंने, क्या अलग चीज था। बैट एक अलग चीज होता है, गेंद एक अलग चीज होता है ना, दोनों का शेप अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमको अब ये पता चल चुका है कि 3 ठो उन्होंने बैट लिया, 6 ठो गेंद लिया और दुकानदार को दिया 3900 रुपए। ठीक बात है, चलो आगे देखो। तो अगर मैं, अब क्या करना है आपको, ये जो बल्ला या जो भी शुरू में रहता है ना, उसको आपको x मान लेना है, और जो बाद में रहेगा उसको आपको क्या मान लेना है, y। मतलब x हम मान लिए बल्ले को, मान लो मैं यहां लिखता हूं बल्ला, ऐसा x मान लिया मैं बल्ला को, और गेंद को मैंने मान लिया क्या भाई, क्या माना है गेंद को, y। ठीक है, बैट को मान लिया x और बॉल को मान लिया मैंने y। ठीक है, कितना बल्ला खरीदा उन्होंने, 3 बल्ला खरीदा, 3 ठो x। ठीक है, और गेंद कितना ठो खरीदा, 6 ठो गेंद। ठीक है, टोटल मिलाकर के दुकानदार को कितने रुपए दिए, मतलब इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं, 3 ठो बैट और 6 ठो गेंद का दाम यदि मैं जोड़ दूं, तो उनको दुकानदार को कितना रुपए देना पड़ेगा, 3900 रुपए। इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर के कितना देना पड़ेगा, 3900 रुपए। और ये देखिए आपके सामने एक पहला समीकरण बन करके हो जाता है तैयार। कितना आसान है, समझ में आ रहा है? एक बार और देखो,
अब देखते हैं दूसरी लाइन को, तो आपको और समझ में आएगा। देखो क्या किया हम लोगों ने। अब बोलता है कि वहीं से उन्होंने फिर से दोबारा एक बार लेकर के गए 3 बैट और 6 गेंद, उनका मन नहीं माना, दोबारा गए उस दुकान पे, अच्छा लगा होगा शायद, तो उन्होंने दोबारा दुकानदार के पास गया और बोला कि मेरे को 1 बैट और 2 गेंद और दे दो। तो बोला ठीक है भाई, बल्ला को हम लोगों ने क्या माना है पता ही है हमको, बल्ला को हम लोगों को मानना है x और गेंद को क्या मानना है हम लोगों को y। ठीक है, अब दुकानदार के पास उन्होंने गया और क्या कहा, 1 बल्ला और 6 गेंद। बल्ला को माना है x, कितना ठो बल्ला बोल रहे हैं, 1 ठो, तो 1 ठो बल्ला। ठीक है, और गेंद कितना ठो, 2 ठो, तो 2 ठो y। ठीक है, अब बोलता है कि ठीक है 1 बल्ला और 2 गेंद जब आप लोगे तो उसका कितना पैसा पेड करना पड़ेगा आपको, टोटल पैसा कितना, 1300 रुपए। दोनों को मिला करके पैसा देना है कितना, 1300 रुपए। तो दोनों को जोड़ दो, ये देखिए जोड़ दिए, कितना हो गया 1300 रुपए। और ये जो नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमको पता ही है कि एक को नहीं दिखाते हैं, मैं अभी आपको समझाने के लिए दिखा दिया हूं, लेकिन एक को नहीं दिखाते हैं, और ये बन गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। बस यही है आपका आंसर, यही बनाना था आपको। ऐसे आपका हर क्वेश्चन में समीकरण बनेगा। बस आपको क्या करना है, एकदम साधारण सिंपल सी बात है, 2 अलग चीजों को ढूंढना है। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मेरे को 2 अलग चीजें दिखा, एक बैट दिखा, एक बॉल दिखा, 2 अलग चीजें। मैंने क्या किया, एक को x मान लिया, बैट को x मान लिया, गेंद को मान लिया y। मैंने बात हो गया खत्म यहाँ पर। अब कितना कितना ठो है उसको सामने लिख दिया, टोटल कितना पैसा मेरे को देना पड़ेगा दुकानदार को उसको लिख दिया, बन गया समीकरण। अब मैं इसको लिखता हूं, इसका लैंग्वेज कैसे हल करेंगे। अब ऐसे हल करके आओगे तो नंबर नहीं मिलने वाला आपको, मिल जाएगा कट पीट करके नंबर मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको शायद मिले, लेकिन इसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं कैसे लिखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं इसका लैंग्वेज, देखो आप लोग। हाँ भाई, तो अब आप लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले मान लेना है। क्या माने थे, बैट को हम लोगों ने क्या माना था x, उसी चीज को लिख दिया हूं। बॉल को हम लोगों ने क्या माना था y, वही चीज को लिख दिया हूं कि माना बल्ले की कीमत x रुपए है, बल्ले को मैंने क्या मान लिया x रुपए, और गेंद की कीमत क्या मान लिया है मैंने y रुपए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, 3 बल्ले और 6 गेंद, इन दोनों का मूल्य कितना हो गया, कितना कीमत हो गया दोनों का। 3 ठो बैट और 6 ठो गेंद लोगे तो कितना देना पड़ेगा दुकानदार को, 3900 रुपए। ठीक है, देखो तो उसको लिखेंगे हम लोग। अब 3 बल्ले की कीमत, ठीक है, 3 बल्ले की कीमत प्लस, दोनों को मिला करके देना है ना, कितना, 6 गेंद की कीमत, सही बात है, कितना देना पड़ेगा आपको, 3900 रुपए दुकानदार को, इतना देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने 3 बैट लिया और बल्ले को हम लोगों ने क्या माना है, बल्ले की कीमत क्या मानी है, x मानी है, लिख दो 3x प्लस 6 गेंद हो गया, गेंद की कीमत हम लोगों ने क्या मानी है y, 6y बराबर टोटल हमको कितना देना पड़ेगा पैसा, 3900 रुपए। और यही आपका हो जाएगा, ये जो रुपए आप लोगों ने लिखा ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। तो पहला समीकरण आपका बन करके तैयार हो जाता है। ऐसा ये हो गया पहला समीकरण। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, तब आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार क्या बोला है, 1 बल्ला और 2 गेंद की कीमत लिख देते हैं। ₹1300 ऐसा। ठीक है, एक बल्ला को क्या माना है x, एक को नहीं भी दिखाओगे तो चल जाएगा, और जनरली हम लोग एक को नहीं दिखाते हैं, प्लस 2 y, गेंद की कीमत क्या है y बराबर हो जाएगा क्या, 1300 रुपए। और ये बना आपका समीकरण नंबर 2, और इसी समीकरण को आपको बनाना है जो डब्बे में बंद है। बस इतना ही आपको काम करना है और आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आप ऐसा लिखते हो तब आपको पूरा नंबर मिलता है। और मैथ्स की यही खास बात इसको विशेष बनाती है कि मैथ्स में नंबर नहीं कटता। मतलब अगर आप 75 नंबर का, आजकल 75 नंबर के होते हैं एग्जाम, तो 75 नंबर का अगर आप बना करके आते हो सही सही और कहीं कटने लायक नहीं है तो आपको 75 में 75 नंबर भी मिल जाता है। ठीक है, आपका नंबर इसमें कटने का
सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर अगर हम लोग अदर सब्जेक्ट की करें तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से आपका नंबर कट जाता है, लेकिन यहाँ मैथ्स में नंबर नहीं कटता अगर आप सही बनाते हो तो ये मैथ्स फायदेमंद चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। तो ये इस प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन है। बोलता है दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 8 है, ऐसा बोल रहे हैं। अब इसमें हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, वही नियम सब कुछ वही। आपको दो अलग अलग चीजें ढूंढनी है, क्या होंगी सोचो थोड़ा सा, कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है, तो इसमें दो अलग चीजें आपको ढूंढनी है। तो यहां पर हम लोग जो दो अलग चीजें देखेंगे वो दो संख्या है। दो संख्या, कभी भी संख्या एक जैसा थोड़े होता है, 1 2 3 4 लिखो, सब अलग अलग हैं, एक अलग है, दो अलग है, तीन अलग है, चार, सब तो अलग अलग हैं। तो ऐसे ही बोल तो रहा है दो संख्याओं का योग। अब वो कौन सा संख्या, हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, हमको केवल दो संख्याएं लेनी है। तो संख्याएं तो हमेशा अलग अलग ही होती हैं, एक अलग होता है, दो अलग चीज होता है, तीन अलग चीज होता है, चार अलग चीज होता है, सब तो अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर दो संख्याओं का योग, मेरे को नहीं पता कौन सा संख्या है, मैं एक संख्या मान लेता हूं x और दूसरा संख्या मान लेता हूं क्या, y, खेल खत्म। एक संख्या मैंने क्या मान लिया, पहला संख्या, ये फर्स्ट संख्या मैंने मान लिया क्या, x है, दो संख्याओं का योग बोला है ना, तो फर्स्ट संख्या ये, और सेकंड संख्या मैंने मान लिया क्या है भैया, y है, ठीक। बोलता है दो संख्याओं का योग, एक तो मैंने x मान लिया, दूसरा मैंने y मान लिया, इन दोनों का योग, दोनों को जोड़ दीजिए। योग मतलब क्या, जोड़ना। कितना होता है बोल रहा है, 16 होता है, बन गया समीकरण पहला, खत्म। अब इन्हीं दोनों का अंतर तथा उनका अंतर 8 होता है, तो इन्हीं दोनों अंतर, हमने यही संख्या लिया है, फर्स्ट संख्या क्या लिया है x और सेकंड संख्या क्या लिया है y। इन दोनों का अंतर, अंतर से मतलब माइनस, घटाना, बिल्कुल सही। कितना है बोलता है, 8 है, बन गया समीकरण, ये रहा आपका सेकंड समीकरण, खेल खत्म। ऐसे आपको आंसर कर लेना है, ठीक है। लेकिन लिखते कैसे हैं, हल कैसे करेंगे, तो लिख लेना, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। चलो मैं लिख देता हूं, देखो आप लोग। माना कि वे संख्या क्या है, एक ठो x है और एक ठो y है। चलो अब हम लोगों ने मान लिया कि x और y है दो ठो संख्या, खेल खत्म। अब हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का योग, क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग बोलता है कितना है, 16। दो संख्या कौन कौन से माना है हमने, x माना है और y माना है, इन दोनों का योग कितना होगा, 16 होगा। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। और इन्हीं दोनों संख्याओं का तथा इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बोलता है, 8 है। इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर 8 है। कौन सी संख्याओं का अंतर, x का और y का, यही दोनों तो हम लोगों ने माना है। अब इन दोनों का अंतर मतलब घटा दीजिए, कितना है बोलता है 8। ये बना आपका समीकरण नंबर 2, बात हो गया खत्म। ऐसे समीकरण आपको बना लेना है, यही है आपका आंसर। एकदम आसान था, तो ऐसे समीकरण बनाना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, अब आप लोग दिमाग लगाना क्या है क्या नहीं, क्या अलग चीजें हैं, कैसे उसका बनेगा, ठीक है। देखो आप लोग, मैं जैसे क्वेश्चन लिखूंगा आपको आंसर ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलो देखो, तो ये रहा इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, एकदम आसान है। बस आपको ऊपर का फर्स्ट लाइन पढ़ना है और उसके बाद सेकेंड लाइन की तरफ चलना है। दोनों में एक एक समीकरण छिपा हुआ है, आप देख करके मुझे बताओ दो अलग चीजें क्या है। देखो आप लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक फल की दुकान पर मैं गया, फल की दुकान पर, और बोलता हूं 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर।
मेरे को क्या चाहिए, 2 किलोग्राम सेव चाहिए और 1 किलोग्राम क्या चाहिए मुझे, अंगूर, 1 किलो अंगूर चाहिए। कितना रुपए दुकानदार बोला, मूल्य 160 रुपए था। दुकानदार मेरे से कितना लिया, 160 रुपए। क्या अलग चीजें देखने को मिली, बिल्कुल सही, सेब और अंगूर दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने क्या कहा था, अब किसको x मानोगे किसको y मानोगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्या मैं सिखाया था कि जो शुरू में आता है उसको हमेशा आपको x मानना है और उधर वाले को क्या करना है, y मानना है, ठीक है। अब देखो कैसे, यहां पर बोल रहा है 2 किलोग्राम सेब, सेब को मैंने मान लिया x, क्योंकि शुरू में कौन आया, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब एक अलग चीज मिला मुझे, अंगूर एक अलग चीज मिला, ठीक है। सेब को शुरू में आया इसलिए मैंने मान लिया, सेब को मैंने माना क्या, x, और अंगूर को मैंने माना क्या, y। बात हो गया खत्म, ठीक है। बोल रहा है 2 किलोग्राम सेब, सेब कितने हैं, 2 किलोग्राम, अंगूर कितने हैं, 1 किलोग्राम, एक को नहीं दिखाते हैं, बराबर मेरे को दुकानदार को कितने देने पड़े, 160 रुपए, दोनों को जोड़ करके, दोनों को मिला करके कितना हुआ, सेब और अंगूर का दाम 160 रुपए। ये बना आपका फर्स्ट समीकरण, ठीक है। इसी प्रकार बोलता है, दूसरा लाइन पढ़ो, उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब, सेब को आपने ऑलरेडी क्या माना हुआ है, x, और अंगूर को ऑलरेडी क्या माना हुआ है, y। ऐसा तो बोलता है कि उसी दुकान पर 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 300। तो 4 किलोग्राम सेब, तो 4 किलो सेब प्लस अंगूर कितना है, 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम अंगूर 2y बराबर कितना हो जाएगा, कितना रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को, मूल्य 300 रुपए था, तो 300 रुपए दे दीजिए। ये हो गया आपका सेकंड समीकरण कंप्लीट। बस इतना ही आपको करना है, एकदम आसान था, ऐसे ही आपको हल कर लेना है। आपको क्या लिखना है, लैंग्वेज इसकी क्या लिखनी है कि सेब का मूल्य कितना होगा, सेब की कीमत कितनी है, x मान लेनी है, और अंगूर की कीमत कितनी मान लेनी है, y मान लेनी है। बस फर्स्ट क्वेश्चन टाइप से हल कर देना, एकदम सिंपल, ऐसे बनेगा समीकरण, ठीक है, आसान था। चलो अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, वहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। वैसा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि उन क्वेश्चनों में हमको किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। चलो, तो ये रहा इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भले इस प्रश्नावली से आए या फिर अगले प्रश्नावली से आए, लेकिन एज से रिलेटेड क्वेश्चन एक तो एग्जाम में आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, जो आयु से संबंधित रहेगा, एज से संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं वो इंपॉर्टेंट बनते ही हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, और मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक चीज बताने वाला हूं, इसका एक ट्रिक बताने वाला हूं, आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यार, 100 बात की एक बात है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको समीकरण बस बनाने आना चाहिए। यदि आपका समीकरण बन गया फिर हल करना तो एकदम आसान है। मैं बताऊंगा आगे चल करके, जैसे जैसे प्रश्नावली करेंगे ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे आगे प्रश्नावली में, ठीक है। तो वहां पर मैं उसको हल करने का तरीका ही बनाऊंगा। फिलहाल तो हमको केवल क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, बस बात खत्म। लेकिन एक बात याद रखना कि यदि आपने समीकरण बनाना सीख लिया तो हल करना एकदम आसान है। मेन होता है समीकरण बनाना। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन उठा करके दे दे एग्जाम में, तो आप अगर समीकरण बना लेते हो तो फिर क्वेश्चन हल करना एकदम आसान है, ठीक है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग, इसीलिए इस प्रश्नावली को इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, क्योंकि समीकरण बनाना आना चाहिए आपको। देखना आगे चल करके जब प्रश्नावली आएगा ना, तो वहां पर देखना आपको कितना मजा आएगा समीकरण जब आपसे बनने लगेगा तो, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में यहां पर इस क्वेश्चन में बोलता है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, कोई होगा नरेश, वो अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु के 7 गुनी थी। पहले एक लाइन को पकड़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु के 7 गुनी थी, ठीक है भैया, होगा। अब देखो यहां पर क्वेश्चन बहुत अटपटांग टाइप का है, बहुत लोगों को समझ में आया होगा, कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। 2-3 बातें हैं, दिमाग में एकदम बैठा लो, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं फंसोगे तुम, ठीक है। सबसे पहला चीज, जब पहले की बात आती है, कभी भी पहले शब्द आपको दिखे, पहले ये वाला, ठीक है, पहले या पूर्व, 2 बातें ध्यान रखना। देखो मैं लिखता हूं, या तो लिखा रहेगा पहले या इसी को लिखा होगा हिंदी में पूर्व, ठीक है। पहले या पूर्व, कभी भी लिखा रहता है पहले या पूर्व, आप इसका मतलब समझ जाओ क्या होगा, माइनस। बस
इतना बात ध्यान रखना, ठीक है। और कभी भी दूसरी बात, बाद लिखा रहेगा, जैसे कि सेकेंड लाइन में पढ़ो, अब से 3 साल बाद, ये देखो पहले ये था, अब देखो बाद आ रहा है। पहले के लिए हमेशा कौन सा चिन्ह यूज करना है आपको, माइनस। दिमाग में एकदम बैठा लो, पहले या पूर्व के लिए आपको क्या लगाना है, माइनस। बाद या पश्चात लिखा रहता है कभी कभी ऐसा, तो इसके लिए हमेशा आप किस चीज का यूज करते हो, प्लस का। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो आप लोग समझना। जैसे अगर मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन करूं कि यार आपकी एज क्या है, तो यदि आप 10th क्लास में हो, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ रहे हो, 10th क्लास का ही तो वीडियो है, तो 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपकी एज ज्यादा से ज्यादा 14 साल होगा, 15 साल होगा। मान लेते हैं, एक मोटा मोटी मैं बोल देता हूं कि आपकी एज मान लीजिए अभी वर्तमान में, अभी जो एज आपकी चल रही है, मान लीजिए 15 साल है, 15 साल आपकी एज चल रही है, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई, हमको तुम्हारा एज पता चल चुका है कि तुम्हारा एज 15 साल है, किसी का 14 साल होगा, चलो जो भी है 15 साल एक मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं तुमसे कि भैया तुम्हारा 4 साल पहले तुम्हारा एज कितना था, तो 4 साल पहले तुम तुरंत धड़ाक से बोल दोगे कि 15 साल तो अभी है मेरा, तो 4 साल पहले कितना, 4 साल पहले कितना रहा होगा मेरा एज, 11 साल, बिल्कुल सही जवाब, 11 साल था, ठीक है। लेकिन हाँ 11 साल आपने बताया, लेकिन एक बात बताओ मेरे को, ये 11 साल आप कैसे पता चला आपको, क्योंकि छोटा संख्या था, अभी आपका 15 साल चल रहा है, तुरंत आप दिमाग में ही जोड़ घटाव कर लिए, ठीक है, इसलिए फटाक से आंसर आया 11 साल। लेकिन आपने एग्जैक्ट क्या किया, देखो जब मैंने बोला कि 4 साल पहले, देखो क्या लिखा मैंने, 4 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आपने क्या किया, अपना जो वर्तमान एज था, वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा है आपका एज, उसमें आपने क्या किया, 4 साल को माइनस कर दिया और बता दिया 11 साल। तो पहले का मतलब समझ में आया, क्या किया हमने, माइनस कर दिए, ठीक है, एकदम आसान था। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि अभी चलिए आपका एज, वर्तमान में आपका एज कितना चल रहा है, 15 साल, ठीक बात है भाई। अब मैं बोलूं 5 साल बाद आपका आयु कितना होगा, धड़ाक से आप जवाब दोगे कितना साल, जवान हो जाऊंगा, 20 साल, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। क्या किया आपने, मैं क्या बोला, 5 साल बाद, मैं बोल रहा हूं 5 साल बाद आपकी आयु क्या है, तो आपने क्या किया, धड़ाक से 15 में 5 को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और आपकी एज आ गई 5 साल बाद की, और वो एज कितना है, 20 साल, ठीक बात है भाई, एकदम आसान था, समझ में आया ये पहले और पूर्व का काम, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि पहले या पूर्व लिखा हुआ मिला कभी भी, और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर देखने को मिलता है, तो वहां पर आपको माइनस चिन्ह का यूज करना है, और बाद या पश्चात लिखा रहेगा तो हमेशा आपको क्या यूज करना है, प्लस चिन्ह का यूज करना है, बस हो गया, बात खत्म। अब यहां पर देखो थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको, ठीक है। देखो आपकी एज, आपको पता है कि मेरा एज 15 साल है, 14 साल है, 13 साल, जो भी है, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपकी एज है। आप क्या इस नरेश को जानते हो, कौन है, जानते हो इस नरेश को कौन है, मेरे को भी नहीं पता कौन है, पता नहीं। तो जब आप नहीं जानते हो इस नरेश को, तब आप क्या करोगे, भाई आपको तो नहीं ना पता है नरेश कौन है, मुझे भी नहीं पता, तब हम कैसे करेंगे कि यार नरेश कौन था और उसकी पुत्री कौन है, हमको क्या पता भैया, हम थोड़े मिले हैं उससे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्स मानेंगे नरेश को, और उसकी बेटी को मान लेंगे वाई, और क्या मानेंगे, एक्स और वाई क्या है, उसकी वर्तमान एज, जो आपकी वर्तमान एज जो थी ना अभी जो चल रही है 15 साल, तो ये क्या बोल रहा है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले, अरे भैया अभी तुम्हारा एज कितना चल रहा है हमको वो भी नहीं पता, तो 7 साल पहले का हम कहाँ जानेंगे, ठीक है, माइनस तो कर सकते हैं, लेकिन 7 साल पहले का हमको पता कैसे चलेगा, तो इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, नरेश की जो एज रहेगी, उसके बाप की एज जो रहेगी, वो मान लेनी है आपको एक्स साल, अभी वर्तमान में जो उसका एज चल रहा है हमको नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी एज क्या मान लेंगे, एक्स साल, और इसकी बेटी की एज मान लेंगे वाई साल, अभी चल रही होगी। जैसे तुम लोग की एज कितनी चल रही थी, 15 साल, तो आपने तुरंत घटा करके जोड़ करके अभी अपना आंसर दे दिया ना। मैंने जैसे ही पूछा 4 साल पहले 11 साल, 5 साल बाद 20 साल, तुरंत बता दिया। लेकिन नरेश का हमको नहीं पता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका एज को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, और उसकी बेटी की एज को क्या मानना पड़ेगा, वाई मानना पड़ेगा, बस इतना ही छोटा सा काम है। तो जिसका हमको एज नहीं पता उसको हम लोग एक्स और वाई लिख देते हैं बस, और कौन सी एज लिखाएगी, वो वर्तमान एज, मतलब जो अभी उसका चल रहा होगा, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो
हाँ भाई, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमको नहीं पता था नरेश की एज कितनी है, उसकी बेटी की एज कितनी है, तो हम लोगों ने माना कि नरेश की वर्तमान आयु अभी जो चल रही है उसकी एज वो क्या है, x वर्ष। जैसे आपकी एज कितनी चल रही थी, 15 वर्ष। मैं इधर साइड में लिखता जाता हूं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। ये आपकी एज है, ठीक है, 15 वर्ष ऐसा मान करके चलो, ठीक है, सबकी एज 15 वर्ष है ऐसे मान लो आप लोग, ठीक है। और नरेश की एज कितनी है अभी, x वर्ष, सही बात है। नरेश का ये रहा, ठीक है, नरेश की एज कितनी है, x वर्ष, और आपकी एज कितनी है, y वर्ष। वैसे ही इसकी बेटी की उम्र, पुत्री की उम्र, इसकी बेटी की उम्र क्या मान लिए हम लोग, y वर्ष है, ऐसा अभी जो चल रहा है वर्तमान कंडीशन में। आपका कितना चल रहा है, 15 साल, और नरेश का कितना चल रहा है, 1 साल, और उसकी बेटी का चल रहा है y साल। ऐसे समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो, तो आगे नरेश बोलता है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, आगे चल करके नरेश क्या बोलता है, 7 साल पहले, इस नरेश का एज अभी कितना है, x वर्ष, 7 साल पहले कितना होगा। जैसे अभी आपका एज चल रहा है 15 साल, तो 7 साल पहले कितना होगा, तो घटा दीजिए। आपने क्या किया, 7 साल पहले का मेरे को निकालना है आपकी एज, तो 7 साल पहले, पहले के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, माइनस। कितना साल पहले, 7 साल पहले, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 साल, ठीक है, ये हो गया 8 साल हो गया आपका एज। ये तो आपकी एज, क्योंकि आपकी एज आपको पता थी, वर्तमान एज 15, हमको इसका भी पता है, नरेश का भी पता है, क्या है, x साल है कि नहीं है, नरेश का एज कितना है, x साल है, और उसकी बेटी का एज कितना है, y साल है। क्या वर्तमान में हमको पता तो है, एग्जैक्ट नहीं पता तुम्हारे टाइप से 15 साल है करके, लेकिन मानते हैं ना भाई, हम मान लिए हैं 1 साल है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। तो ये रहा, अगर मैं बोलूं नरेश की 7 साल पहले कितनी होगी एज, तो देखो 7 साल पहले नरेश की आयु, ठीक है, और 7 साल पहले पुत्री की आयु, दोनों को देखो आप लोग। हाँ भैया, तो आपको पता था 15 वर्ष अभी है तुम्हारा, मैं 7 साल पहले पूछा, क्या किया आपने, 15 में 7 घटा दिया। नरेश की एज कितनी है, x वर्ष है, बिल्कुल, तो x में क्या हम लोग 7 घटा सकते हैं, 7 साल पहले बोल रहा था, तो आपका वर्तमान एज 15 था, इसलिए आपने 7 घटाया, 7 साल पहले बोल रहा है। तो नरेश की एज कितनी है, x है, तो x में हम लोग क्या कर दिए, 7 घटा दिए, इतना वर्ष हो गया, बस बात हो गया खत्म। x माइनस 7 कहां से आया, समझ में आया। ठीक उसी प्रकार अगर पुत्री का निकालूं तो पुत्री की एज कितनी है, y है अभी फिलहाल में, जैसे आपका 15 चल रहा था वैसे पुत्री का चल रहा है y, ठीक है। अब बोल रहा है 7 साल पहले, तो 7 हम लोगों ने इसमें घटा दिया, इतना वर्ष, ये क्या निकल गया, बेटी का आयु। कब का, 7 साल पहले। जैसे 7 साल पहले आपकी एज कितनी थी, 8 वर्ष, तो वैसे ही नरेश की आयु कितनी होगी, x माइनस 7 वर्ष, और पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। लैंग्वेज लिखता हूं, अभी समझाने के लिए ऐसा लिखा था मैं, दोनों को लिख करके, ठीक है, ताकि आप अपने से कंपेयर कर सको इसको। एक बार और देख लो, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। 15 साल आपकी एज है, नरेश की एज कितनी है, x साल। आपने क्या किया, 15 में 7 घटा दिया, 8 आ गया। अब x में 7 तो घटेगा नहीं, तो इतना ही मान लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। वैसे ही पुत्री का भी निकाल लिए, y माइनस 7, तो x माइनस 7, y माइनस 7 कहां से आया, समझ में आया। उसकी वर्तमान आयु में 7 साल को हम लोगों ने पीछे वाला 7 साल को घटा दिया, उसकी वर्तमान आयु में 7 साल को हमने क्या किया, घटा दिया, खत्म बात। अगर बाद बोलता तो क्या कर देते, जोड़ देते, जैसा कि आगे चल करके करेंगे। फिलहाल इसको हल करते हैं, ठीक है, देखो आगे। तो आगे लिखते हैं, अब आपको पता चल चुका है कि x माइनस 7 साल क्या होगा, 7 साल पहले नरेश की जो आयु थी वो आएगी, और पुत्री की कितनी आ जाएगी, 7 साल पहले की एज y माइनस 7, ठीक है। चलो लिखते हैं उसको, देखो कैसे। चूंकि नरेश की 7 साल पहले x माइनस 7 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं,
तो ठीक है, इतना समझ में आया। नरेश की 7 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी, x-7। समझा चुका हूं कि x-7 कैसे आया। वर्तमान आयु में 7 साल को मैंने घटा दिया, जैसे आपने 15 साल में 7 साल को घटाया था। पुत्री में भी क्या किए, y-7 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सुनो, 7 साल पहले की आयु। अब हमको क्यों जरूरत पड़ा ये निकालने का, क्योंकि ये 7 साल पहले की आयु की बात कर रहा है ना। तो बोलता है नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु। तो 7 साल पहले नरेश की आयु क्या थी, ये थी। ठीक है, इसलिए निकाले हम। और मेरी आयु तुम्हारी आयु के 7 गुनी थी, मतलब इसके आयु के 7 गुनी थी। तो अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन समझो। समझ में आया ये निकालने का जरूरत क्यों पड़ रहा है हमको, और ये निकालने का जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि 7 साल पहले बोल रहा है। नरेश बोलता है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले नरेश का आयु क्या था, निकालना पड़ेगा ना। तो क्या था, ये था x-7। वैसे ही उसकी पुत्री का आयु कितना था, y-7। तो अब बोलता है 7 साल पहले जो मेरी आयु थी, मतलब 7 साल पहले इसकी आयु क्या थी, x-7, वो तुम्हारी आयु, तो उसकी बेटी की आयु कितनी थी, y-7 के 7 गुनी के कितनी बोल रहा है, 7 गुनी थी। तो 7 गुनी थी, 7 से गुणा कर दो, 7 गुनी थी, 7 से गुणा, 8 गुनी थी, 8 से गुणा, 3 गुनी थी, 3 से गुणा, किसी भी चीज से इतना के बराबर थी। तो अब देखो ये प्रॉपर बैठता है। देखो कैसे, 7 साल पहले मेरी आयु, ये जो नरेश है उसकी आयु उसके पुत्री की आयु के 7 गुने के बराबर थी या 7 गुनी थी, ऐसा समझ में आया। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये निकालना क्यों जरूरी था। ठीक है, और मैं क्यों इसको इतना डीपली से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आगे भी आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो फिलहाल समीकरण बनाना है, लेकिन धीरे धीरे आगे बहुत सारा चीज आएगा। ठीक है, तो अब समझो, देखो x-7 मेरी आयु 7 साल पहले ना, 7 साल पहले मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु के 7 गुने के बराबर थी। ये रहा मेरी आयु, ये मेरी पुत्री की आयु, और ये 7 गुने के बराबर थी या 7 गुनी थी। बात हो गया खत्म, आगे का कहानी सुनो। तो ये 7 यहां गुणा कर रहा है, कर दो, बाकी का ज्यों कहते हो x-7 ज्यों कहते हो, 7 का गुणा करेंगे, 7y अलग अलग करेगा, नहीं करेगा बता चुका हूं। -7 सते क्या हो जाएगा, 49, ऐसे हो जाएगा। अब क्या कीजिए, संख्या को एक तरफ ले जाइए, xy को एक तरफ रख लीजिए। मतलब ये -7 संख्या है, इधर चला जाएगा 49 तरफ। तो -7 पक्षांतर करेंगे ना, और पक्षांतर करने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है, पता ही है हमको। तो ये -7 उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा आपका, केवल x बचा। सही बात है। ये 7y क्या होगा, इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो 7y प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7y। सही बात है, बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या बच गया है, -49, और ये जो 7 माइनस में था इधर चला जाएगा तो +7। देख लो x अपने जगह पे है, 7y माइनस में था, इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया। 49 माइनस में है, -7 उधर गया, +7 में हो गया। ठीक है, ये तो जो कहते हैं उतरेगा x-7y बराबर 49 में से 7 घटेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह है, निश्चित तौर पे घटेगा। 49 में 7 घटा दीजिए, कितना आएगा, 42। 42 बड़ा संख्या माइनस में, इसलिए माइनस, ऐसे -42, और -42 को भी इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, x-7y, और क्या हो जाएगा +42। ये बना समीकरण नंबर 1। ऐसे समीकरण आपको बना लेना है। तो ये फर्स्ट लाइन का आपका समीकरण बना इतना। ठीक, आगे देखो, अब आगे देखो, अब बोलता है 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी है। 3 साल बाद की बात कर रहा है। आपका एज 15 साल है, मैं बोलूं 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 15 3 18 साल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहां पर 3 साल बाद, अभी वर्तमान आयु इसकी कितनी हम माने हैं, x साल। तो 3 साल बाद के लिए मैं क्या बताया हूं, प्लस करते हैं। तो बस जैसे माइनस किए थे वैसे ही प्लस हो जाएगा। 3 साल बाद की आयु भी हमको पता चल जाएगी, क्या हो जाएगा, x + 3 y + 3। ठीक है, जैसे 7 साल पहले का पता चला, वैसे ही 3 साल बाद का पता चल जाएगा, 5 साल बाद का पता चल जाएगा, 6 साल बाद का, कितनों साल का भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो आसानी से निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हो। ठीक, चलो, तो अब हम लोग 3 साल बाद की नरेश की आयु निकालेंगे और उसकी पुत्री की आयु निकालेंगे। बाद के लिए हमको पता ही है, प्लस लगाना है। 3 साल बाद बोल रहा है तो उसकी वर्तमान आयु में
3 साल को जोड़ देंगे, बात हो गया खत्म। देखो कैसे, तो 3 साल बाद नरेश की वर्तमान आयु हमने क्या माना है x, तो ये रहा x प्लस 3 साल बाद बोल रहा है तो x प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 वर्ष, ये हो गया 3 साल बाद का, ठीक है। वैसे ही पुत्री की आयु हमने क्या माना है y, और इस पे भी क्या कर देंगे प्लस 3 कर देंगे, इतना वर्ष। ये क्या हो गया 3 साल बाद की आयु निकल गई। कैसे निकल गई, आपका एज है 15 साल, ठीक है। मैंने पूछा 3 साल बाद आपकी आयु, 3 साल बाद की आयु, आपने फटाफट 3 जोड़ा और बता दिया 18 साल होगा 3 साल बाद। बस वैसे ही वर्तमान आयु क्या था नरेश का x था, मैंने प्लस 3 कर दिया, बस बात हो गया खत्म। अब 3 में x तो जुड़ेगा नहीं ना कि कुछ आएगा, बस तो x प्लस 3 ही है। वैसे ही पुत्री की आयु y प्लस 3 है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो प्रश्नानुसार बोलता है, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 3 साल बाद मेरी आयु, 3 साल बाद नरेश की आयु क्या है x प्लस 3 है, ठीक है। मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु के 3 साल बाद पुत्री की आयु क्या है y प्लस 3 है, इसके क्या होगी बोलता है 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से गुणा कर दिए बस। अब देखो, अब पढ़ो समझ में आएगा। 3 साल बाद मेरी आयु मतलब नरेश की आयु पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर हो जाएगी। इसकी जो आयु है वो पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर हो जाएगी, या तो फिर 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो 3 साल बाद क्यों निकाले हैं हम लोग इसको, क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो 3 साल बाद उसकी आयु कितनी थी इतनी, वो उसकी पुत्री का आयु कितना था 3 साल बाद इतना, उसका 3 गुने के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, एकदम आसान है, फिर तो बस इतना ही तो करना है, बाकी तो एकदम आसान है। देखो कैसे, x प्लस 3 अपने जगह पे, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दीजिए, 3 का y से करेंगे, 3y प्लस 3 तिया क्या हो जाएगा 9, xy को एक साइड ले लो, संख्या को एक तरफ ले लो, 3y प्लस में है इधर आ जाएगा, ये देखिए x अपने जगह पे, 3y प्लस में इधर आ जाएगा माइनस 3y बराबर यहाँ 9 प्लस में है, प्लस में रहेगा, 3 प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर करते हैं चिन्ह बदलता है। आगे देखिए, इसको हल कर लेते हैं, यहाँ जगह है थोड़ा सा, तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 प्लस में इसको इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, या वैसे भी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस में इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y, और ये प्लस 6 इधर आ जाएगा माइनस 6, बराबर के इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0, और यही बन गया आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 आपका हो जाता है ये वाला, ये है आपका समीकरण 1, x माइनस 7y नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, प्लस 42 इज इक्वल देन 0, ये हो गया समीकरण 1, और ये वाला हो गया समीकरण नंबर 2। बस आपको इतना ही बनाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। 100 बात की एक बात, इस प्रश्न के लिए जो एज वाला जो क्वेश्चन रहता है उसके लिए आपको पहले या पूर्व के लिए हमेशा माइनस लगाना है। ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो अपने एज से तुलना कर लेना कि भैया अगर मेरे से कोई पूछेगा मेरा एज क्या है, 4 साल मतलब 7 साल पहले कितना था, 3 साल बाद कितना था, तो वैसे ही नरेश का हम मान लिए x साल है उसका बेचारे का, और उसकी बेटी का कितना है y साल मान लिए हैं, बस बात खत्म। 7 साल पहले 7 को घटा दिए, 3 साल बाद 3 को जोड़ दिए, खत्म हो गया। ऐसे सॉल्व कर लेना है, एकदम आसान, बाकी का तो एकदम आसान है। तो ऐसे आपको समीकरण बना लेना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ, और ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि ग्राफ यदि आपको दे दिया जाए एग्जाम में और बोला जाए कि इसको सॉल्व करके बताइए, तब आप लोग ग्राफ देख करके कैसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। केवल ग्राफ देख करके आपको आंसर बताना है। कैसे देखेंगे ग्राफ, किन बातों का ध्यान रखेंगे, चलो देखते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न 2, जिसमें बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता कीजिए। समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 6y बराबर 15 और x प्लस 2y बराबर 5 में डैश 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 हल हैं, तब x और y के मान निम्न होंगे। अभी आपको स्क्रीन पे एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, वहां पर आपको ये समीकरण देखने को मिलेगा। तो यदि आप ग्राफ में ध्यान से देख रहे हो तो आपको सीधा एक लकीर देखने को मिल रहा होगा जिसमें ये समीकरण 3x प्लस 6y बराबर 15 और x प्लस 2y बराबर 5 दिख रहा होगा। जब भी आपको ग्राफ देख करके जब आंसर देना है, देखिए 3 ही आंसर आपको पता होने चाहिए, 3 ही आंसर हो सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। जब कभी एक सिंगल रेखा आपको दिखे तो उस रेखा को हम लोग बोलते हैं समपाती रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग, समपाती रेखा बोलते हैं। ये देखिए समपाती रेखा बोलते हैं।
कभी भी आपको एक सीधा लकीर दिखे ऐसे चाहे ऐसा कैसा भी एक ही लकीर होना चाहिए, उसको हम उस रेखा का नाम क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। उसका नाम क्या होगा? नाम बोल रहा हूं मैं, समपाती रेखा। और समपाती रेखा देखने को मिला मतलब सिंगल एक ठो लकीर देखने के लिए मिला तो ये होता है अंततः अनेक हल। क्या होता है? अंततः अनेक हल। यहां पर जो खाली स्थान है ना, तो इतना इतना समीकरण में क्या हल है? तो अंततः अनेक हल है। अंततः अनेक हल का मतलब क्या हुआ? इनके बहुत सारे हल हैं। अनेक हल, अनेक हल मतलब बहुत सारे हल हैं, मतलब एक ठो आंसर नहीं हो सकता उसका। अब इस पे अगर आप लोग x और y का मान ज्ञात करने जाओगे तो आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अंततः अनेक हल है। तो अनेक हल है मतलब एक ठो x का मान ही नहीं आ सकता, ना y का मान एक ठो नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत सारे हल हैं, तो यहां पर हो जाएगा अंततः अनेक हल। अनेक हल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अंततः अनेक हल होंगे। और जब अंततः अनेक हल हो जाते हैं तो वहां पर आपको x और y का मान कुछ भी नहीं ढूंढना, छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ में आया? एक बार और समझ लो, कभी भी सिंगल रेखा देखते हो तो उस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? समपाती रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब समपाती रेखा का मतलब क्या है? कभी भी ऐसे ग्राफ में देखोगे लकीर, आपको ग्राफ में दिख ही रहा होगा वो, तो आप जब ग्राफ में देख रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है? अंततः अनेक हल। जब अनेक हल हो जाते हैं तो वहां पर आपको x और y का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे हल है ना यार, अनेक हल तो काहे के लिए हम ढूंढे हैं? बहुत सारा हल है तो थोड़े ढूंढते रहेंगे, खत्म बात। अनेक हल लिख दिए मतलब बात खत्म, x और y का मान नहीं ज्ञात करना आपको। और पूरे इस सिलेबस में जब हम प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे तो आपको केवल x और y के मान के पीछे ही भागना है। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण x और y, बस इसी का मान ज्ञात करना है, इसी के बारे में सब कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं ग्राफ। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दूसरा। हाँ भाई, तो इसी का ब नंबर अब क्वेश्चन है। पहला वाला का तो समझ में आ गया। दूसरा देखो, बोलता है समीकरण 4x + 6y = 3 और 2x - 3y = 5 में डैश 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 हल हैं। ठीक है, तब x और y का मान निम्न होगा। अब आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, उस ग्राफ को देखिए, और आप जब ग्राफ में देखोगे तो वहां पर एक लकीर दिखाई दे रहा है। क्या एक लकीर रहता तो अंततः अनेक हल हो जाता, लेकिन यहां पर आपको 2 ऐसी रेखाएं देखने को मिल रही होंगी। ऐसी रेखा, चाहे ऐसी रेखा, चाहे ऐसी रेखा, जैसा भी 2 रेखा यदि आपको देखने को मिलता है, इसको हम लोग कौन सी रेखा बोलते हैं? जैसे एक रेखा रहता था तो उसको समपाती रेखा बोलते थे, तो ऐसे ही 2 रेखा जब भी रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। पता होगा आपको, समांतर रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, समांतर रेखा। अब इसका क्या मतलब होता है? जब भी आप समांतर रेखा देखते हो, मतलब 2 लकीर देखते हो ग्राफ में, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो वो जब भी आप 2 रेखाएं देखते हो तो इसका मतलब होता है कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। तो यहां पर डैश 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 में क्या हो जाएगा? कोई हल तो ऑलरेडी लिखा है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या x और y का मान निकलेगा इसमें? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई हल ही नहीं है जब इसका, तो x और y का मान कैसे निकलेगा? भाई हमको x और y का मान चाहिए ये दोनों समीकरण से। ठीक है, आगे चल करके बनाएंगे, समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये देखो कि यहां पर क्या बोल रहा है? x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए, x और y का मान निम्न होगा। जब कोई हल ही नहीं है तो x और y का मान निकलेगा कैसे? तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। तो अंततः अनेक हल, अनेक हल मतलब बहुत सारे हल हैं, तो वहां भी x और y का मान नहीं निकालना। कोई हल नहीं है तो यहां भी x और y का मान नहीं निकालना, बात हो जाएगा खत्म। केवल यहां पर खाली स्थान में भर देना है, कोई हल नहीं, और x और y का मान छोड़ देना है, कुछ नहीं हल करना। ठीक है, तो पहला था कौन सा? अनेक हल है। दूसरा था कोई हल नहीं। तीसरा देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो तो स नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण x + 2y = 3, 4x + 3y = 2। फिर से ग्राफ देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ग्राफ। उस ग्राफ को देखिए, और वहां पर जब आप ग्राफ में देखोगे तो आपको 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नजर आएंगी, कुछ इस तरह से। ये देखो, ऐसे कोई रेखा ऐसे काटता हुआ दिखेगा, चाहे ऐसा काटे, ठीक है, कहीं से भी काटे, काटता हुआ दिखना चाहिए बस। तो आप जब देखोगे तो ये दोनों समीकरण वाला जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं। अब इन रेखाओं का नाम क्या है? पहला सिंगल रेखा, समपाती रेखा। दूसरा 2 ठो ऐसे रेखाएं, समांतर रेखाएं।
इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा रहता है तो इसका मतलब होता है अद्वितीय हल है। क्या होगा? अद्वितीय हल है। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? अद्वितीय, मतलब इसका एक दूसरा आंसर होगा। और वहां पर जब भी अद्वितीय बोल देगा ना, तो वहां पर आपको x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहां पर x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो जरा आप ग्राफ में देखिए और देख करके मेरे को बताइए कि कहां पर है वो एक दूसरे को काट रहे हैं। ध्यान से देखिए ग्राफ को, आपको दिख रहा होगा। और देखिए वो एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं। तो यदि आप ग्राफ में ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा -1,2 पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ग्राफ में दिख रहा होगा -1,2 पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो बता दूं मैं कि कॉमा के इधर वाले को हम हमेशा x मानते हैं और कॉमा के इधर वाले को हमेशा y मानते हैं। ऐसे कभी भी कोष्टक में रहेगा ना, तो कॉमा के इधर वाला x, कॉमा के इधर वाला y। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? अतः x और y का मान निम्न होगा। तो x का मान अतः करके लिख देना, x बराबर क्या हो जाएगा? -1 व y का मान क्या आ जाएगा? 2। ये हो गया x और y का मान। खेल खत्म। ऐसे ही हल करना है, बस इतना ही तो है। 3 चीजें ध्यान रखना, 3 रेखाओं को। यदि आपको ग्राफ दे देता है और बोलता है आंसर बनाने के लिए, तो ग्राफ देख करके आप 3 चीजें याद रखना। अनेक हल, कोई हल नहीं, या अद्वितीय हल। 3 चीजें, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। तो हाँ, इस प्रश्नावली का तो द नंबर क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। आप उस क्वेश्चन को देखो और पता करो कि उसका आंसर क्या होगा, खाली स्थान की जगह पे क्या भराएगा और x और y का मान क्या होगा। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताना। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि और किसी को भी इस वीडियो का फायदा हो सके, ताकि वो भी जो ऑनलाइन क्लास की वजह से जो परेशान हो रहे हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।